हेलो दोस्तों, तो मैं आईएएस क्लास ज्वाइन 365 में एनसीईआरटी का क्लास कर रही हूँ। तो एनसीईआरटी का हिस्ट्री का क्लास है, तो 7 लेसन तक आपका हो चुका है। आप पिछला वीडियो देख सकते हो। आज 8 लेसन है, 8वां लेसन है। तो 8वां लेसन में क्या दिया हुआ है? खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो क्या है? लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ की गरम कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। लोहे के औजार और खेती। तो लोहे का उपयोग आज एक आम बात हो गई है, लेकिन ये तो पुराने समय में सोच सकते, उस टाइम लोहे के बगैर कैसे रहते होंगे लोग, जब लकड़ी का कुदाल से खेती किया जाता था और उसके बाद आया लोहे का। तो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। करीब 2500 वर्ष लोहे के औजार को बढ़ते उपयोग प्रमाण मिलता है। इसमें जंगलों की सफाई करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं पहले कि खेती कर लकड़ी से होता था, उसके बाद लोहे के से होने लगा। तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई। तो देखिए यहाँ पे हंसिया कुल्हाड़ी के बारे में दिया हुआ है। कुल्हाड़ी और ये चीज़ दिया हुआ है, इस टाइप के पहले के बनाए हुए थे। तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए नए कदम। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राजाओं का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुए। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं उसको कहते हैं कृत्रिम। गांवों में कौन रहते थे? तो इस उपमहाद्वीप में दक्षिण तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों का वेल्ला, साधारण महिलाओं का उनवार और भूमिहीन मजदूर दास, कैसियार और अदमई कहलाते थे। मतलब यहाँ पे कौन कौन गांव में रहते थे उनके बारे में दिया गया है। तो 3 तरह के रहते थे। एक वेल्लार था, एक उनवार है और एक है यहाँ पे कैसियार, और ही अमराई अदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। तो ये आपका यूपीएससी में इसी टाइप से क्वेश्चन आता है। आप अगर देखते हैं तो जैसे ग्रामक किसको कहते थे, मतलब एक ही नाम के बोलते हैं ना, 2 आदमी एक ही नाम के 2 नाम के एक आदमी होते हैं, उसी तरह ग्रामवासी को भी बहुत तरीके से बुलाया जाता था। राजा अगर किसी को सिपाही था तो हम लोग सिपाही बोलते हैं, पर उनको कुछ और नाम से भी बुलाया जाता था। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे क्या है, ग्राम जो है प्रधान, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग
इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे और वहाँ पे पद उनको मिलता था जो कि वंशानुसार मिलता था कि अगर उसके पिताजी राजा हैं तो उनके बेटे बनेंगे, उसके बाद उसका बेटा, इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलाता था। यानी कि यह आनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया उनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूल का काम इन्हीं से सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति भी कहते थे। यहाँ पे क्या कहते हैं, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। देखिए ये आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। देखिए कुछ कुछ आपको देखना होगा। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो ये छोटी छोटी बातें को, ये नहीं कि अगर मेरा वीडियो देख रहे तो आप एनसीईआरटी नहीं पढ़िएगा, नहीं। अगर वीडियो देख भी रहे हैं तब भी आप एनसीईआरटी बुक पढ़ें, क्योंकि अगर आप अब देख रहे हैं सुन रहे हैं, ठीक है, अगर खुद से आप पढ़िएगा एनसीईआरटी बुक तो और मज़ा आएगा आपको। कहे कि आप पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ आप बुक से भी पढ़िएगा तो जल्दी याद भी होगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ मैं इसके बारे में जानती हूँ। तो इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। उनमें दास कर्मकार आते हैं जिन्हें दूसरे की ज़मीन पर काम करके अपने जीवन चलानी पड़ती थी। यहाँ पे पूछ सकता है, जो दास था उन्हें, जैसे जिनकी ज़मीन नहीं थी, ठीक है, और उनमें दास कर्मकार आते थे। तो यहाँ पे दास और कर्मकार एक है आते थे। तो और कर्मकार किसे कहते थे, तो कर्मकार उन्हें कहते थे जिनके पास ज़मीन नहीं था और जब दूसरों के ज़मीन पे काम करते थे उसको कर्मकार कहते थे। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं, तो तमिल की प्राचीनतम रचनाएं को संगम साहित्य कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ये प्रश्न बन सकता है कि तमिल को प्राचीनतम किसे कहते हैं, मतलब बहुत 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और उसमें से भी आपका संगम साहित्य रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा संगम साहित्य। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम साहित्य इसलिए कहा गया क्योंकि मुर्देले के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया जाता था। गांव में रहने वाले के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं, इसलिए उनका नाम संगम रखा गया था। नगर क्या कहती है, कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। तुम्हें जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों की में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुक ने इनका संकलन किया। यहाँ तक जातक कथा दी गई है जिनमें यहाँ बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक कहानी स्टोरी है, देखिए क्या आपका समझ में आता है। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उनमें से कुछ चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया करते थे। फिर एक दिन बड़ी और जोर से आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियाँ और पत्ते से भर गया। उनका माली उसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर दिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले
वे उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे के एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन का इस्तेमाल तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसके घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुम्हें हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वाले के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठा मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घास के 500 गट्ठे दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं घास न मिले तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। इस कहानी में आए व्यक्ति का व्यवसाय की सूची बनाओ। मतलब क्या क्या व्यवसाय है उसके बारे में सूची बनाने कह रहा है। तो एक स्टोरी था कि कैसे व्यापार किया जा सकता था, किस तरह से चालाकी से किया गया। तो प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हम कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से बनाते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। देखिए कितनी खूबसूरत से बनाया है। ये है सांची स्तूप का। देखिए यहाँ पे हाथी बनाया हुआ है, यहाँ पे आदमी है। देखिए क्या लिखा है, सांची की मूर्ति कला। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची की स्फूर्ति की मूर्ति कला का नमूना है। तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे पूछेगा अगर सांची स्तूप कहाँ पे मूर्ति कला का है तो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये है। और यहाँ पे फिर क्या दिया हुआ है, और 5वां में पढ़ चुके हैं कि शहर महाजनपदों के बारे में पढ़े हैं, पहले भी 5वां चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि तुम ऊपर के चित्र में, मतलब ऊपर में जो दिया हुआ है उसके बारे में बता रहा है कि अनेक शहरों के वलय कूप मिलते थे। ये वलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः यह वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी या कच्ची ईंटों के या छप्पड़ से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हों। भविष्य में पुरातत्व इनकी खोज कर रहे हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों या यात्रिकों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसे ही एक विस्तृत विवरण किसी यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन पर सभी के बारे में लिखा। ये बरी जांग जो है भरूच का यूनानी एक कहानी है। तो यहाँ पे कैसे, जैसे कि ऊपर में दिया गया कि व्यापार करने के लिए गया, कैसे व्यापार करा था। तो यहाँ पे दिया है कि एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे व्यापार कर रहे थे लोग। तो यहाँ पे ये दिया है, वहाँ पे कैसे व्यापार कर रहा है। एक लड़का किस तरह से चालाकी से अपना व्यापार कर रहा है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि किस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह जाकर अपना व्यापार कर रहे हैं, इस कहानी में है।
तो आहत के सिक्के, यहाँ पे आहत के सिक्के, तो आपको आहत के सिक्के के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब हुआ था और किसने निकाला था और कब इसका यूज़ हुआ, कब ये पतन हो गया, मतलब नहीं चलने लगा। तो आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोले होते थे। ये या तो धातु चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलाकार को बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं हुआ था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे में बनाए गए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत कहा जाता था। आहत किस लिए क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पे पैसे, जैसे कि आजकल पता चलता है कि 1 2 या कितना 10 जो भी सिक्के में दाम लिखा हुआ है, उनका नंबर लिखा हुआ है, पर वहाँ पे उस टाइम इसमें नंबर की जगह में चित्र बनाया जाता था। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे। ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन थे। तो यहाँ पे कब तक प्रचलन थे, मतलब कब तक खत्म हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है तो आरंभिक सदी तक चले। ईसा की आरंभिक सदी जब स्टार्ट होने लगे तब तक चला, उसके बाद खत्म हो गया, आगे जाके नहीं रहा। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र मतलब यहाँ पे जो दिया है ये है। चांदी या तांबे के सिक्कों का विभिन्न आकृति को आहत कर बनाए जाते थे, इसी कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। अनेक गतिविधियां का केंद्र, तो यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से भी एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 प्रमुख रास्तों पर स्थित है। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान पशुपालक शहर में रहने वाले के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था। तो यहाँ पे कौन सा, मतलब अगर पूछ दिया कि सबसे बेहतरीन मूर्ति कला का एक एग्जाम्पल बताएं, तो आप बता सकते हैं कि मथुरा जो है वहाँ पे केंद्र पूछ रहा है, इसलिए केंद्र मथुरा का जो है, मथुरा में बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। तो यहाँ पे आपका ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि मथुरा का दूसरी राजधानी कहाँ है, तो मथुरा में है। तो यहाँ पे 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। तो आपको पता लगाना है कि पहली राजधानी कौन सी थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। तो यहाँ पे धार्मिक केंद्र रहा है। ये यहाँ बौद्ध विहार और जैन दोनों है, मतलब दोनों का, बौद्ध और जैन दोनों का है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। आपको भी पता है कि कृष्ण से रिलेटेड है मथुरा में भी कृष्ण भगवान के बारे में दिया हुआ है। तो मथुरा में प्रशस्त खंडों और तथा मूर्ति पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी या तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनाकरों, टोकरी बुनते वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का भी उल्लेख मिला है। तो देखिए यहाँ पे
छोटा हो या बड़ा हो, सब के बारे में यहाँ पे जो भी अभिलेख मिला है उनमें सभी के बारे में दिया हुआ। जबकि बहुत जगह ऐसे अभिलेख मिले हैं कि जहाँ पे आपको सिर्फ राजा के बारे में दिया हुआ, ना कि फूल बनाने वाले के बारे में, टोकरी बुनने वाले पर, लोहार सुनार के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ। आगे पढ़िएगा और आपको सिर्फ जितने भी अभिलेख मिलेंगे आधा से अधिकतर कि राजा लोग क्या किए, किन उनका क्या विचार था, उसके बारे में दिया गया है। शिल्प तथा शिल्पकार, पुरा स्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं। उनकी मिट्टी में के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मुंगेर इसके लिए प्रसिद्ध था। मतलब कपड़ा जो था दो का केंद्र था। ऊपर में क्या पढ़ें कि आपका यहाँ पे आपका ये चीज़ पढ़ें कि यहाँ टोकरी उकरी बनाने के लिए और मंदिर के लिए, इत्र के लिए, और राजा व्यापार लोग जो थे दान दिया करते थे। और यहाँ पे पढ़े हैं कि वहाँ जो यहाँ पे कपड़ा के लिए है उसके लिए प्रचलित थे। और मथुरा में और एक था बौद्ध और जैन के दोनों के लिए प्रख्यात था, केंद्र था वहाँ पे। और यहाँ पे ये बता रहे हैं और अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। यहाँ पे क्या है, शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। तो यहाँ पे संघ बनाने वाले चीज को क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। तो शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों का श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियों बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा करते थे। इन धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि में धार्मिक स्थानों में दे दिया जाता था। सूत काटने और बुनने का नियम, ये नियम अर्थशास्त्र मतलब जब इकोनॉमिक्स में आपका उल्लेख किया गया है और वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी को देख रेख में कारखाने में सूत काटने और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, बटुआ तथा सन को तैयार करने के काम और में विधवाओं के समक्ष महिलाएं, भिक्षुओं, वृद्धा, वैश्यों, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेवकों और आकाश प्राप्त देवदासियों का लगाया जाता था। इन्हें इनके काम और गुण के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाद निकालने की अनुमति नहीं थी, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती है और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। ये औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी, उन्हें अपना माल खरीदने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत को तरफ देखता तो या इधर उधर की बातें करता तो उसे सजा भी मिलती थी। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना पड़ता था। इसके लिए उनका अंगूठा भी काट दिया जा सकता। देखिए कितनी सख्ती से वहाँ पे काम किया जाता था पहले में। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेंडू, तो लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेंडू एक पतन था, जहां दूर दूर तक आए जहाज़ों के सामने उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है। तो यहाँ पे अगर आपको मतलब क्या मिला है, तो ईंटों से मिला एक ढांचा मिला है,
जो संभवतः गोदाम हो सकता है। तो यहाँ पे गोदाम भी है। भूमध्य महासागरीय क्षेत्र के एल्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। तो यहाँ पे भूमध्य सागरीय में एल्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे पदार्थ रख सकते थे। इनमें दो तरफ के पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ पे एरोटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरोटाइन पात्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोम लेप शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे के अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने का पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। यूरोप के अन्यत्र में क्या है, यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक। इसका विकास लगभग तभी हुआ था जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। तो रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासक में से एक है ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर को बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद शासकों ने कई मंदिर तथा महल बनवाए। ऑगस्टस के बड़े बड़े रंगमंडल बनाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगहें होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनाए जहाँ स्त्रियाँ और तथा पुरुष अलग अलग समय निर्धारित यहाँ एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। और बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर स्नान गृहों, फव्वारों तथा गुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो देख लिए तो आप पढ़े नहीं है बुक। आपको बुक बहुत ज़रूरी है, आप खुद से पढ़िए और 2 से 3 बार खुद से पढ़िए। अगर बुक नहीं है तो आप ये वीडियो 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा जब तक कि समझ में नहीं आए। और जो भी अगर है, ठीक है, वीडियो देख रहे हैं, समझा रहे हैं, आप उसको खुद से देख रहे हैं, उसको पढ़िए। और उसके बाद आप खुद जो ज़्यादा आपको खुद इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट्स करें। और जितना कोशिश करें आप क्वेश्चन बनाने का, क्वेश्चन बनाएं। आपको बनाते बनाते खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ पे आप सही गलत कर रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि गलत है, गलत होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही चैप्टर पढ़ चुका है और उसके बाद क्वेश्चन बनाइएगा तो 100% है कि आपका क्वेश्चन सही बनेगा। और कहीं से आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं है, जो चैप्टर में आपका क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर ही में आंसर दिया हुआ है ऊपर में। और जो नहीं मिल रहा है उसको गूगल कीजिए। मोबाइल तो सभी के पास होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। गूगल कीजिए उसे, जैसे कि प्रश्न किया हुआ है कि यमुना जो नदी को खोजे, जो भी नदी को खोजे, जो चीज़ कह रहा है खोजने के लिए, देखने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा उसके जगह के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।